नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ अनिका भी राजमहल से फिर से वापस आ जाती है और इधर वो यहाँ पर वापस आती है तो वो भी यही सोचती है कि क्या वो अब गुलेरिया हाउस में कैसे जाए जिससे कि वो अब अपने दादाजी के रूम में जाए और वहाँ पर छुपे उस राज के बारे में जान सके। इधर यहाँ पर रोहित अभी रिया के साथ था। रिया अब उससे कहती है कि वो उसकी पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए चले। इस पे रोहित भी अब उसकी बात में हामी भरता है और अब वो उसे फोरहेड किस करते हुए कहता है कि उसे अब सो जाना चाहिए, वो बस थोड़ी ही देर में अभी आते हैं। इधर ये सुनते ही अब रिया कहती है ओके डैड, और रोहित अभी रिया के रूम से बाहर निकल कर अनिका यानी कि स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद रोहित जैसे ही अब उस रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के उस रूम को नॉक करने लगता है। कुछ देर के इंतजार के बाद जब वहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने अपनी स्वाति माँ को देखकर अब रोहित कहता है माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है, अंदर आओ। इधर अंदर आने के बाद अब रोहित दरवाजे को बंद करते हुए कहता है माँ, क्या आपने पता लगाया जैसी माँ जैसी दिखने वाली वो औरत कौन है? अब इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है मैं अभी भी उस काम में लगी हुई हूँ रोहित, लेकिन मुझे अभी भी उस काम में सक्सेस नहीं मिली है। यहाँ तक कि खुद अनिका ने भी कुछ पंछियों को इस बात पर का पता लगाने के लिए भेजा था कि जो तुम्हारी माँ के जैसे दिखने वाली वो दूसरी औरत कौन है, लेकिन उन्हें भी अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि रोहित अभी भी उसी बात के बारे में पूछने के लिए आया था कि जब वहाँ पर पेरिस में वो अनिका और रोहित जब वहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा इन सब से फाइट करने के लिए गए थे तो वो वहाँ पर जब नताशा जिसे उन्होंने आयशा मारवा समझा था तो यहाँ पर उन्होंने नताशा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्वाति मल्होत्रा को कहा था। इधर अब स्वाति मल्होत्रा की बातों को सुनते ही अब रोहित कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो एक जीती जागती इंसान है, क्योंकि उसे देखने से वो एक इंसान ही लग रही थी, क्योंकि उसे तो मैं कोई रोबोट भी नहीं कह सकता। एक दिन अचानक से वो हमारे सामने आई और अचानक से ही वो फिर से गायब हो गई। भला माँ, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे किसी को तो उसके बारे में कुछ तो पता होगा ना। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ, वो है तो वो इंसान ही, लेकिन पता नहीं क्यों रोहित, मुझे लगता है कि उस औरत के बारे में तुम्हारी माँ जरूर जानती है, क्योंकि जब वो औरत की शक्ल हूबहू तुम्हारी माँ के जैसी है यानी कि आयशा मारवा जैसी है तो उन्हें जरूर उसके बारे में सब कुछ पता है। अब रोहित की ये बात अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है आप इस बात को इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है जब पेरिस में तुम और अनिका तुम दोनों ही घायल हो गए थे तो एक दिन मुझे आयशा मारवा का बिहेव थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि जब तुम दोनों घायल थे तो उस समय पर तुम्हारी जानकारी के मुताबिक मैं और किंग हम दोनों ही तब वहाँ पर रोहित और अनिका बनकर रह रहे थे। उस समय एक बार मुझे तुम्हारी माँ का बिहेव अजीब लगा था। उस वक्त मैं अनिका बनी थी तो वहीं किंग रोहित थे। स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में आयशा मारवा उस दिन काफ़ी परेशान लग रही थी। वो बिना किसी की नज़र में आए इवन वहाँ से बाहर निकल गई थी। उन्हें ऐसे ही करता हुआ देखकर मैंने किंग से कहा भी था कि ये अभी इस वक्त कहाँ जा रही हैं, और मेरी इस बात पर किंग ने कहा कि चलो चलकर पता लगाते हैं। तो वहीं मैं और किंग
हम दोनों ही जल्दी से आयशा का पीछा करने लगे और हम आयशा का पीछा करते हुए ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर उस दिन आयशा की गाड़ी चलाने की स्पीड देखकर तो मैं खुद ही हैरान हो गई थी, क्योंकि आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी गाड़ी को चला नहीं रही हो बल्कि उड़ा रही हो, क्योंकि आयशा की गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज थी। तो वहीं उतनी ही स्पीड में किंग भी गाड़ी को दौड़ा रहे थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ रेस कंपटीशन कर रही हैं, क्योंकि आयशा को जल्द से जल्द कहीं पहुंचना था। तो किंग के साथ जहां मैं थी तो किंग को जल्द से जल्द आयशा के पीछे जाना था कि आखिर आयशा इस वक्त कहां जा रही है। इधर कुछ ही देर के बाद आयशा ने अब अपनी गाड़ी को एक बंजर जमीन पर रोक दिया था और वो तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। तो वहीं किंग और मेरी नज़र वहीं आयशा पर ही थी कि तभी अचानक से हमारी आंखों के सामने ढेर सारे जेंट ईगल आ गए थे। मैं बस इतना ही देख पाई थी कि आयशा किसी से मिलने के लिए गई थी। उसकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर सेम आयशा के जैसा ही था जैसे दिखने में तुम्हारी माँ का है। इससे ज़्यादा मैं और किंग कुछ समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पर वो इतने ईगल आ गए थे कि अब उससे ज़्यादा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना कि उस औरत का चेहरा। और वो जेंट ईगल हमें वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो जिस तरह से मंडरा रहे थे उससे तो यही समझ आ रहा था। और अब रोहित तुम यकीन नहीं करोगे, वो हमें आयशा की सिक्योरिटी को लेकर भी इंश्योर कर रहे थे। उसके बाद तो फिर मैं और किंग वहां से फिर वापस से अपने पैलेस में ही चले गए थे। लेकिन वापस से अपने पैलेस में आने के बाद किंग को चैन नहीं था, क्योंकि आयशा तभी तक वापस से फिर से उस पैलेस में नहीं आई थी। भले ही उन जेंट ईगल की वजह से हम दोनों वापस आ गए थे, लेकिन अभी भी किंग बहुत ही बेचैन थे। किंग इधर उधर चक्कर काट रहे थे कि आयशा आखिर किससे मिलने के लिए गई है। और आयशा वहां पर 15 मिनट बाद आई थी, क्योंकि वो हमारे से 15 मिनट लेट पैलेस में पहुंची थी। और उसके बाद तो तुम्हारे नाना ने जो तांडव किया था ना, पूछो मत। बच्चे तो बच्चे, उस दिन तो बड़े भी यानी कि तुम्हारे नाना के उस रूप को देखकर डर गए थे, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं जानती थी कि वो तुम्हारे नाना थे। अदरवाइज वहां पर पैलेस में तो सभी यही सोच रहे थे कि तुम यानी वो रोहित ही है। ये सारी बातें सुनकर तो अब रोहित कहता है, स्वाति माँ, क्या ये पॉसिबल है कि माँ उस औरत से ही मिलने गई हो? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो सेम माँ की ही बॉडी के स्ट्रक्चर की थी, उतनी ही हाइट की थी, तो ये भी तो हो ही सकता है ना कि वो वही औरत हो। अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ हो सकता है रोहित कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही हो। ये सुनते ही अब रोहित एक गहरी सोच में चला जाता है। उसे इस तरह से किसी गहरी सोच में सोचता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है रोहित, क्या सोच रहे हो तुम? अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या आप मेरी माँ के फ़ोन को हैक कर सकती हैं? क्योंकि अगर आप मेरी माँ के फ़ोन को हैक कर सकती हैं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर हमें उस औरत के बारे में कुछ न कुछ तो पता लग सकता है। क्योंकि अगर माँ उस औरत से मिलने के लिए गई होगी तो ज़रूर उस औरत ने माँ से मिलने के लिए कॉन्टैक्ट तो ज़रूर किया ही होगा, और उसकी सारी ही हिस्ट्री उसके फ़ोन में होगी। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है फिर आप इस वक्त मेरी 2 रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दीजिए। अब रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, 2 रिक्वेस्ट, वो कौन सी? एक तो मैं समझ गई कि तुम्हें आयशा मारवा के फ़ोन को हैक करवाना है, लेकिन दूसरी कौन सी? स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, हाँ एक तो वही कि माँ के फ़ोन को हैक करना है, और उसके फ़ोन को हैक करने के बाद उस लेडी के बारे में पता लगाना है। और दूसरा, ये कहते हुए ही रोहित अब रुक जाता है। उसे ऐसे पोज लेता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है रोहित, सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब रोहित कहता है कि आपको एनी को कमांड देना होगा कि वो स्वाति मल्होत्रा बनकर अनीकरण फार्मेसी में जाए, और वैसे भी वो अनीकरण
की फाउंडर है, यानी कि अनिका, इस बात पर अब यानी कि स्वाति मल्होत्रा। इसलिए इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो, इसलिए डोंट वरी, तुम्हारे दोनों के दोनों काम यहीं पर हो जाएंगे। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है माँ, मुझे एक बुक पढ़नी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ओके रोहित, तुम जाओ, तुम अभी अपना काम करो, और हाँ, तुम चाहो तो रेखा से लैपटॉप ले सकते हो। मुझे पता है कि एक बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, तुम शायद अपने काम को मिस भी कर रहे होगे। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं चलता हूँ। इधर रोहित अब वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, और जाते हुए ही अब वो यही सोच रहा था कि अनिका ना जाने कब तक वापिस आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जिस काम के लिए वहाँ पर गई होगी उसका वो काम पूरा हो गया होगा। ये सोचते हुए रोहित अब अपने रूम में आ जाता है, और वहाँ पर जैसे ही वो अपने रूम में आता है तो वहाँ अपने सामने रखी हुई बुक को देखकर अब वो चेयर पर उस बुक को लेकर बैठ जाता है, और उस बुक में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू कर देता है। तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अपने काम में लग जाती है, जिस काम को उसे रोहित ने दिया था। सबसे पहले तो वो एनी को अब एक कमांड देती है कि वो अब मनाली के लिए निकल जाए, और वहां जाकर उसे क्या करना है ये भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने एनी को कमांड दे दी थी। और उसके बाद अब वो यहाँ पर रोहित के अब दूसरी रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो अब आयशा के फ़ोन को हैक करने में लग जाती है, लेकिन स्वाति इस बात से अभी भी अनजान थी कि आयशा का फ़ोन तो खुद किंग की प्रोटेक्शन में है, क्योंकि आयशा अभी यहाँ पर मारवा हाउस में ना होकर वो तो अभी किंग के पैलेस में रह रही थी। यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी आयशा मारवा के फोन के एक्सेस को लेने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई थी। तभी अब स्वाति मल्होत्रा के सामने अब एक मैसेज आता है, स्टॉप ट्राइंग, यू आर फेल्ड। इसे पढ़ते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हु आर यू। अब इस मैसेज का रिप्लाई आता है, आई एम योर फ्रेंड। इसे पढ़ने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आकांक्षा प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, तुम किसी भी तरह करके आयशा के फोन से एक ऐसे नंबर को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें सस्पिशियस लगे। इस मैसेज का रिप्लाई अब यहाँ पर किंग के स्टैचू अब स्वाति को देती है कि मैं आपके कहने पर अपनी क्वीन के फोन को चेक नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे रूल के अगेंस्ट है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद तो अब स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक तो सोचने के बाद अब वो टाइप करती है कि ये मेरी नहीं, तुम्हारे किंग का ही ऑर्डर है, यानी कि तुम्हारे युवराज का ऑर्डर है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा है। अब तो तुम इस काम को करोगी ही, क्योंकि जब ये ऑर्डर तुम्हारे युवराज का है तो आई नो तुम अपने युवराज के ऑर्डर को नहीं टालोगी। इस मैसेज को टाइप करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा उस स्टैचू के रिप्लाई का वेट करने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने बड़ी ही स्मार्टली यहाँ पर किंग के स्टैचू को ये मैसेज सेंड किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक रोबोट है और वो लॉजिकली बातों को समझती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर लॉजिकल सीधे ही युवराज यानी कि रोहित मारवा का नाम लिया। इधर पेरिस में राजमहल में अंजलि मामी कविनालिशा को ही ढूंढ रही थी, तो वहीं इधर अपने सामने खड़े कमांडर इन चीफ को देखकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, मुझे कविनालिशा से मिलना है, वो मुझे कहाँ मिलेंगी। इस बात पर अब कमांडर इन चीफ कहते हैं, कविनालिशा अभी बड़ी रानी के साथ बिजी हैं, वो जैसे ही वहां से फ्री होंगी तो मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा कि आप उनसे मिलना चाहती हैं। अंजलि मामी अब कमांडर इन चीफ से बात करने के बाद अब अपने रूम में चली जाती हैं कि जब अंजलि वहां आलिशा फ्री होंगी तो वो जरूर उसका मैसेज वहां तक भेज देंगे और उसके बाद वो आलिशा से मिल पाएंगी। और इधर अपने रूम में आने के बाद अब वो यही सोचती हैं कि आखिर वो कब तक यहाँ पर रहेंगी, कब तक उसे और यहाँ पर रहना होगा। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर अंजलि मामी
कविनालिशा के साथ रहकर खुश नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ पर आने के बाद अपनी फैमिली की भी चिंता थी, क्योंकि वो एक ऐसे समय में अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इस तरह से बिना किसी को बताए पता नहीं मेरे बच्चे वहाँ पर कैसे होंगे, उसे अभी उनके बारे में चिंता हो रही थी। और स्वाति वो तो ठीक होगी ना। यहाँ अंजलि मामी अभी ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में अब उसके रूम के दरवाजे को नोक होने की आवाज आती है। जैसे ही अंजलि मामी के कानों में अब ये दरवाजे के नोक होने की आवाज आती है, तो अब यहाँ पर वो अपने सहन से बाहर आती है और जल्दी से दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी बेटी को देखकर अब वो आलिशा को एकदम से ही अपने गले से लगा कर कहती है, कैसी हो तुम? देखो ना, एक छत के नीचे रहते हैं हम दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाई। मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इधर अंजलि मामी से अब अलग होते हुए ही अब कविनालिशा कहती है, अंदर चलिए। ये कहते हुए ही कविनालिशा अब अंजलि मामी को लेकर अंदर आ जाती हैं और अब वो दरवाजे को बंद कर देती हैं। अब इधर अंजलि मामी अभी कविनालिशा से कहती है, मैं दिल्ली कब तक जा पाऊंगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है क्या? इस बात पर अब कविनालिशा कहती है, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या हमारे साथ? क्योंकि मेरी जानकारी में तो शायद आपको यहाँ मेरे साथ रहकर खुश होना चाहिए। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। भला कौन सी ऐसी माँ होगी जिसे अपनी बेटी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है? मैं तो तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही खुश हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारा भाई कितना बदल गया है। अरे पता नहीं वो खुद अपने रिश्तों को कितना अपमान करेगा। मैं यहाँ पर आकाश की बात कर रही हूँ। सच में आकाश इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इस बात पर अब कविनालिशा कहती है, आप अभी यहाँ आराम से रहिए। हमें जैसे ही पापा का कोई भी मैसेज आएगा हम आपको वापस दिल्ली मल्होत्रा हाउस में छोड़ कर आएंगे। लेकिन जब तक मुझे पापा की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं मिलता तब तक सॉरी, हम आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकते। यहाँ कविनालिशा अंजलि मामी को समझा रही थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका ने सब कुछ यहाँ पर खाने के लिए बना दिया था और डाइनिंग टेबल पर अब खाना लगा भी दिया था। उसे पता था कि अभी कुछ ही वक्त में सभी यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आ जाएंगे और ठीक अनिका के सोच के अकॉर्डिंग हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा तभी सभी अब अपने टाइम पर वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहीं अनिका जब किंग को देखती है तो आज उसे किंग के चेहरे पर गुस्सा अलग ही दिख रहा था। इवन अनिका को तो क्या, कोई भी अगर किंग कोई अभी इस समय देखे तो वो साफ साफ उसके चेहरे से पता लगा सके, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो रखी थी। उन्हें देखकर अब अनिका किंग से कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? अब अनिका की इस बात को इग्नोर करते हुए ही किंग अब आयशा से कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सोच कर तुम, मेरा मतलब है कि आपने उस अक्षय वर्मा से प्यार किया था। अब यहाँ पर आयशा मारवा के लिए तो यहाँ पर किंग रोहित ही था, इसलिए सुनते ही आयशा मारवा कहती है, क्यों हुआ रोहित? क्या उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है क्या? अब यहाँ पर इस बात पर अब किंग कहते हैं, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, आप मुझे बताइए ना। अब किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, मिस्टर मारवा इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। इधर अनिका की ये बात सुनते ही जब किंग ने अनिका की तरफ देखा तो अब अनिका अपनी आंखों से आर्यन की तरफ इशारा करती है। इधर अनिका के इशारे को समझकर अब किंग यहाँ पर खुद के इमोशंस को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि अनिका के इशारे को वो समझ गया था कि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर आर्यन के वहाँ पर मौजूद होने से वो कोई भी ऐसी बातें करे जिससे बच्चे के दिमाग पर कोई असर पड़े। यहाँ पर अब यहाँ पर किंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अब वो सभी अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद किंग अब अनिका से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ किंग और अनिका दोनों ही अब
उनके रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं आयशा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं आर्यन अब अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर किंग और अनिका जैसे ही उनके रूम में पहुंचते हैं तो यहाँ अनिका अब किंग से कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। अब अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम ही बताओ कि मैं कैसे शांत रहूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे जब तुम्हारी दादी सास मेरी बेटी के बारे में बकवास कर रही है तो अब तुम ही बताओ मैं कैसे शांत रहूं, क्योंकि मैं वो सुहासिनी मारवा को तो नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही अनिका कहती है कि मैं दादी माँ के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन अब अनिका ने इतना ही कहा था। अब अनिका की बात को काटते हुए अब किंग कहते हैं, जाओ आयशा से पूछो, जो सवाल मैंने उससे अभी किया था वो सवाल अब तुम उससे करो। तुम्हें उसे ड्रग का सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें उस ड्रग के बारे में सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ। इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक सोचने के बाद कहती है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आयशा माँ ने कभी अक्षय वर्मा से प्यार किया ही नहीं था, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि मैं इस बारे में जानती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब इस बात पर अनिका कहती है, मैं पूरी तरह से सच तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आयशा माँ अक्षय वर्मा से प्यार नहीं करती है। आप इस काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये कहते हुए ही अनिका वहां से जाने लगती है कि तभी अब उसे किंग कहते हैं, रुक जाओ अनिका, तुम सच जानना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें सच जरूर बताऊंगा। ये सुनते ही अब अनिका के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हिमालय रीजन में सर जी अपनी ही एक गहरी सोच में थे। वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अब उनके कानों में एक आवाज आती है कि क्या आपको पता है कि धनंजय पीरामल कहाँ गया है। अब उस आवाज को सुनकर अब सर जी कहते हैं, क्या नेत्रा तुम इतना क्यों सोचती हो। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, पापा अगर मैं नहीं सोचूंगी ना तो आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सर जी के पास खुद नेत्रा ही आई थी। अब नेत्रा कहती है, खैर छोड़िए इस बात को, मुझे ये बताइए कि जिसका चेहरा और जिसकी पहचान आपने ली है वो मर चुका है या वो अभी भी जिंदा है। नेत्रा की इस बात को सुनकर अब सर जी कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा, नहीं ना। अब सर जी की ये बात सुनते ही नेत्रा कहती है, वो बूढ़ा मर ही गया होगा तो अच्छा है, वरना आपका तो बना बनाया सारा का सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब आप अपनी पहली चाल चलिए और उस अनिका गुलेरिया को यहाँ पर लेकर आ जाइए। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, क्या नेत्रा मेरी बच्ची, तुम हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती हो। अरे मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम गुस्से में ही दिखाई देती हो, कभी तो अपने पापा से शांति से बात किया करो। अब इस बात पर नेत्रा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि हमें ये तक नहीं पता है कि जिस किंग से हम टक्कर ले रहे हैं आखिर वो किंग की पावर क्या है और उसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी अपने दुश्मन की पावर और कमजोरी के बारे में ही ना पता हो तब तक आप ही बताओ हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं। नेत्रा की इस बात पर अब सर जी कहते हैं, शांत हो जाओ नेत्रा, एक बार तुम उस किंग से मिल लो या फिर तुम ब्लैक कैट से मिल लो, क्योंकि ब्लैक कैट तो किंग से तुम्हें आसानी से मिलवा सकती है, इसलिए ब्लैक कैट के द्वारा ही तुम उससे मिल सकते हो। और इससे भी अगर बात ना बने तो फिर तुम फ्रांस की रानी पर सीधा का सीधा ही अटैक करो, क्योंकि किंग हमेशा से ही उस राजमहल को प्रोटेक्ट करता रहा है। जब वहां पर राजमहल पर अटैक होएगा, उसकी रानी पर अटैक होएगा, तो फिर तो किंग जरूर सामने आएगा उसे बचाने के लिए। जब वो किंग वहां पर आएगा उसके बाद तुम उस किंग को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर उस किंग के हाथों से उन पेपर पर साइन ले लेना जिस पर लिखा हुआ है कि इंपीरियल ग्रुप का किंग मैं हूँ। ये कहते हुए ही सर जी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं नेत्रा अब अपने ही ख्यालों में थी, उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था
कि आखिर ऐसा कौन इंसान हो सकता है किंग जिसके बारे में आज तक वो लोग नहीं जान पाए हैं। या नेत्रा भी अपने ख्यालों में ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ सरजी अब नेत्रा से कहते हैं, आओ आओ मेरे साथ। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, लेकिन कहाँ चलना है। अब नेत्रा की इस बात पर सरजी कहते हैं, तुम पहले चलो तो। देखो तुम मुझसे नाराज थी कि मैंने उस अनिका गुलेरिया की मदद की थी, मैंने उसे उस इंपीरियल कॉलेज तक पहुंचाया था। तो अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकत दूं। वैसे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो अनिका गुलेरिया उस हब्स तक पहुंच भी पाएगी। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही नेत्रा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब विलेज मिशन में आप अपने उन 2 आदमियों को बचाने के लिए गए थे ना, तो अनिका गुलेरिया के साथ वो फाइट तो याद ही है ना। इस बात पर अब सरजी कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, इसलिए तुमने मेरी बहुत ही मदद की है इस नई पहचान को बनाने में। वैसे तुम्हें पता है ना कि सिर्फ तुम ही मुझसे इस तरह से बात कर सकती हो। और वैसे भी अगर मैं वो फाइट हार भी जाता तो क्या वो मुझे मार नहीं पाती। तो फिर भी वो मुझे मार नहीं पाती, क्योंकि मुझे मारना इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए ही सरजी अब फिर से जोर से हंसने लगते हैं। और इधर अब कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद सरजी अब नेत्रा को लेकर अपने लैब में आ जाते हैं। वहाँ चारों तरफ देखने के बाद अब नेत्रा कहती है कि मुझे साइंटिस्ट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब नेत्रा की इस बात पर अब सरजी कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर वो ड्रग इंजेक्ट कर देता हूँ जिसे मैंने अपने ब्लड से बनाया है। और तुम तो जानती ही हो, इसके बाद तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी, और इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहते हुए ही सरजी अब एक छोटी सी बोतल को लेते हैं और उसके अंदर के लिक्विड को अपने इंजेक्शन में फिल करते हैं। और उसके बाद अब वो नेत्रा के पास जाकर उस इंजेक्शन को नेत्रा को इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद नेत्रा वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ अब सरजी कहते हैं, तुम मेरा कवच हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक मैं ही जिंदा हूँ। अगर गलती से अनिका गुलेरिया ने उस केमिकल को बना भी लिया तो उस केमिकल का असर तुम पर सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा। उसके बाद तो तुम्हारी सम्मोहन की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी मौत किसी केमिकल से नहीं होगी, क्योंकि जिस केमिकल से तुम्हारी मौत पॉसिबल है वो तो आज तक मुझे भी नहीं मिला है, तो वो किसी और को भला कैसे ही मिलेगा। क्योंकि जब मुझे ही वो नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी उस केमिकल को बना सकता है। और जिस केमिकल से तुम्हें डर था, उस केमिकल से बचने के लिए मैंने तुम्हें ये इंजेक्शन लगा दिया है। ये कहते हुए ही सरजी अब जोर से हंसने लगते हैं। इधर अब भीमेश्वरी गांव के उस शिव मंदिर के उस रूम में सेवकरण गुलेरिया के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि आखिर इस दूध की तरह सफेद पानी का राज क्या है, क्योंकि वो भी इसी बात में थे। ये सोचते हुए ही करण गुलेरिया अब उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ जो दूध का पानी है, यहाँ पर जो कुंड का पानी है वो सफेद क्यों है। इस बात पर अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, ये खुद में एक रहस्य है। अब उस बूढ़े आदमी की इस बात पर राजीव गुलेरिया कहता है, आप पिछले 8 साल से यहाँ पर हैं। अब इस बात पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला ना तो वो राक्षस मुझे मार देगा। अरे उस हरी आंख वाली औरत के साथ मिलकर वो मुझे खत्म कर देगा। अब उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो कहते हैं, हरी आंख वाली औरत के साथ मिलकर देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है, क्योंकि मुझे उस हरी आंख वाली औरत से अब इतनी नफरत हो चुकी है कि बस अगर मुझे उसको मारने का कुछ मिल जाए ना तो मैं उसको तभी के तभी खत्म कर दूं।
करण की इस बात को सुनकर अब वो बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, अरे वो भरी आंख वाली औरत कोई साधारण औरत नहीं है, क्योंकि उसी के डर के वजह से ही तो मुझे अपनी जिंदगी को इस अंधेरे कमरे में बिताना पड़ रहा है। नहीं तो मैं भी अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकता था, क्योंकि ये जो बूढ़ी औरत तुम्हारे साथ है, इसी की वजह से ही मैं आज तक यहाँ पर जिंदा हूँ, क्योंकि ये मुझे टाइम टू टाइम यहाँ पर खाना देती है। अब उस बूढ़े आदमी की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आप पिछले 8 सालों से यहाँ पर हैं, आप इतना कुछ सह रहे हैं और अनीका को इस बात की अब तक खबर तक नहीं।